फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आपने डीडीएस स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में फॉर्म भरा था और आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेमेंट करने के लिए आपको एक चालान जनरेट करना होगा। चालान कैसे जनरेट होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, इससे रिलेटेड सारी की सारी डिटेल एक पब्लिक नोटिस में डीडीए ने दी है। उस पब्लिक नोटिस को मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं उस पब्लिक नोटिस को देखते हैं और उस पब्लिक नोटिस के बिहाफ पे ही हम चालान जनरेट करने का प्रोसीजर को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं पब्लिक नोटिस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डीडीए का पब्लिक नोटिस है जो कि वेटिंग लिस्ट से रेलिवेंट है। जिन भी एप्लीकेंट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में है वह डीडीए को अपना एप्लीकेशन अमाउंट पे करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन अमाउंट पे करने का पूरा प्रोसीजर इस पब्लिक नोटिस में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस पब्लिक नोटिस को देख लेते हैं। पब्लिक नोटिस थोड़ा सा स्लाइड करके हम नीचे आए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी है पेमेंट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जब आपने डीडीए का फॉर्म भरा होगा उस समय आपने जो पेमेंट की होगी नेट बैंकिंग के थ्रू कर दी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट जो है आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू होनी चाहिए, वो भी ई चालान जनरेट करना है पहले आपको। समझ रहे हैं? पहले ई चालान जनरेट करना है और ई चालान जनरेट करने के बाद आप उसकी पेमेंट एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करके हम नीचे लाते हैं इसको, तो हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, आप देखेंगे कि द पेमेंट डन इन एनी अनदर मोड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। यानी कि यदि आप एनईएफटी या आरटीजीएस के अलावा कोई अदर मोड से पेमेंट करते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, किसी भी अदर मोड में पेमेंट करते हैं, तो ये पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बट इन फ्यूचर डीडीए उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं, वो बात की बात है। बट मैं इस नोटिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इसमें एनईएफटी या आरटीजीएस ही करना है। सबसे पहले आप चालान जनरेट करेंगे, चालान जनरेट करने के बाद आप उस चालान के अगेंस्ट में पेमेंट करेंगे एनईएफटी या आरटीजीएस। आप चाहें तो खुद भी एनईएफटी कर सकते हैं या फिर बैंक के थ्रू भी एनईएफटी या आरटीजीएस करा सकते हैं। यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है चालान जनरेट करने से रिलेटेड। तो ये चालान कैसे जनरेट करना है ये भी हम ज़रा देख लेते हैं। डीडीए के पोर्टल पे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि डीडीए के पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे तो पेमेंट वाला एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन के अंदर आपको जाके चालान जनरेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, डीडीए के पोर्टल पे चलते हैं और पेमेंट वाले ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पे चालान जनरेट करने से रिलेटेड ऑप्शन आ रहा है। फ्रेंड्स, उसमें इसके अकॉर्डिंग ही सारा भरना है। जैसे स्कीम जहाँ पे है, स्कीम में डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 लिखना है, जोन एनजी कर देना है, यानी कि नॉट गिवन, लोकेलिटी नॉट गिवन कर देंगे वहाँ पे। फाइल नंबर में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर जो आपने अप्लाई किया होगा जब अपना डीडीए का फॉर्म, तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिला ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिलअप करनी होगी। तो हम चलते हैं डीडीए के पोर्टल पे और उसको फिलअप करना सीखते हैं कि कैसे उसको फिलअप करेंगे। फ्रेंड्स, हम डीडीए के पोर्टल पे आ चुके हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेक पेमेंट का। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आपको अपने चालान को जनरेट करना है। यहाँ पे जो भी ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, इन सभी फील्ड्स को आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद चालान को अपने जनरेट करना है। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी फील्ड्स को फिलअप करना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्कीम, स्कीम में हमें चूज़ करना है डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021, जो कि अभी हमने पब्लिक नोटिस में पढ़ा भी था कि क्या हमें चूज़ करना है। उसमें लिखा भी था डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 को चूज़ करना है। सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है जोन। जोन में वहाँ पे लिखा हुआ था नॉट गिवन, तो हम भी यहाँ पे नॉट गिवन को चूज़ कर लेंगे। लोकेलिटी, लोकेलिटी भी नॉट गिवन दे रखा था वहाँ पे पब्लिक नोटिस में, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे भी हम इसको नॉट गिवन कर देंगे। देन उसके बाद नंबर आता है फाइल नंबर का। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे F9 लिखा हुआ है, जो कि पब्लिक नोटिस में भी लिखा हुआ था, और वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फिलअप कर देना है। एप्लीकेशन नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा
जो कि आपने DDA का फॉर्म जब भरा था तो एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हुआ होगा, वही एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए एप्लीकेशन नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिख देता हूँ, रैंडमली कोई भी नंबर लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे ये चालान जनरेट करना नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे चालान जनरेट करना है, और चालान जनरेट करने के बाद इसकी पेमेंट करनी होगी। तो मैंने रैंडमली ऐसे ही कोई नंबर लिख दिया है। अब अपना एप्लीकेशन नंबर एग्जैक्ट देख के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद आप स्लाइड करके थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पे LOT डिटेल आप भर लेना, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ पेमेंट, यानी किस टाइप की पेमेंट आप कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन मनी फॉर फ्लैट हम कर रहे हैं, जैसा कि वहाँ पे लिखा भी था पब्लिक नोटिस में। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मनी फॉर फ्लैट को हम चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे कोड 110 आ चुका है। पब्लिक नोटिस में ये भी लिखा था कि कोड आप 110 सेलेक्ट करेंगे, तो कोड अपने आप ही बाई डिफ़ॉल्ट आ गया, क्योंकि जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन मनी फॉर फ्लैट सेलेक्ट किया, यहाँ पे कोड अपने आप ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अमाउंट लिखना है। यदि आपका EWS कैटेगरी या फिर जनता फ्लैट है तो 25,000 है, MIG है तो 1 लाख रुपए है, और सॉरी MIG नहीं, LIG है तो 1 लाख रुपए है, HIG और MIG है तो 2 लाख रुपए का अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख देता हूँ, मान लीजिए LIG है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है RTGS या NEFT, दूसरा आ रहा है नेट बैंकिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि पब्लिक नोटिस में लिखा है कि इसको NEFT या RTGS के थ्रू पे करना है। आप इसके अलावा कोई अदर मोड आप यूज़ करते हैं तो वो एंटरटेन नहीं करेगा DDA। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग अपने सुविधा के अनुसार नेट बैंकिंग चूज़ कर लेते हैं, डेबिट कार्ड चूज़ कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड चूज़ कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको चालान जनरेट करने के बाद आपको RTGS या NEFT के थ्रू ही पेमेंट करनी है। आप नेट बैंकिंग यूज़ मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि पब्लिक नोटिस में क्लियर लिखा है कि RTGS या NEFT के थ्रू ही पेमेंट करनी है। यदि आप खुद से NEFT या RTGS कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप बैंक में चालान लेके जाएंगे, बैंक वाला खुद कर देगा। यानी कोई भी, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप वहाँ पे अपना चालान लेके जाएंगे और अपना एक चेक लेके जाएंगे साथ में, कि जैसे सपोज दैट आपको 25,000 रुपये की पेमेंट करनी है तो 25,000 का चेक लेके जाएंगे, प्लस बैंक चार्जेस 10 20 50 रुपये जो भी लगते हो वो ऐड करके आप बैंक में दे देंगे, तो बैंक खुद पेमेंट कर देगा DDA के फेवर में। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप चालान जनरेट करेंगे तो DDA का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा, और DDA के अकाउंट में ही डायरेक्ट पेमेंट बैंक कर देगा, जो कि आपके पेमेंट सेक्शन में 4-5 दिन में अपडेट हो जाएगी। NEFT या RTGS ही करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट मत करना है, एज पर पब्लिक नोटिस। आगे DDA इसको अलाउड करता है नहीं करता है ये अभी फ़िलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल जो रिटर्न में हमारे पास ऑर्डर है, DDA का जो नोटिस है, उसके अकॉर्डिंग NEFT या RTGS ही करना है। मैं NEFT वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल हो गया है। जब आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 बैंकों के नाम आएंगे, एक आएगा कोटक महिंद्रा बैंक, एक आएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन ये है कि आप DDA के कोटक महिंद्रा बैंक में पेमेंट करिए, क्योंकि यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू पेमेंट करते हैं या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पेमेंट करते हैं, जो वहाँ पे DDA का अकाउंट है, तो वहाँ पर अपडेट होने में कई बार टाइम लग जाता है। मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप पेमेंट किस अकाउंट में करते हैं, या फिर कोटक महिंद्रा में करते हैं या फिर CBI में करते हैं, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपकी इच्छा है, लेकिन आप कोटक महिंद्रा में करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कोटक महिंद्रा का जो पेमेंट होता है DDA पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक दोनों आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे ही हमने कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट किया, वैसे ही यहाँ पे IFSC कोड अपने आप ही आ गया। ये DDA का IFSC कोड है। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा चालान जनरेट हो जाएगा। चालान जनरेट होने के बाद आपके चालान पे DDA को जो पेमेंट करनी है वो अमाउंट लिखा होगा, DDA का पूरा अकाउंट डिटेल लिखा होगा, जैसे कि बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, सब कुछ लिखा होगा। बस आपको उस अकाउंट में पेमेंट कर देनी है NEFT या RTGS के थ्रू। आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए,
यदि आप खुद नहीं कर सकते तो बैंक के थ्रू भी पेमेंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको चालान जनरेट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इस फ्लैट का ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है। मतलब सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए मैंने एक वीडियो बताई कि आपको कोई दिक्कत ना हो यदि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो चालान जनरेट करने में, क्योंकि जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में है उन्होंने पहले तो नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दी होगी, लेकिन यहाँ पे चालान जनरेट करने वाला ऑप्शन है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स फिर ध्यान रखिएगा, नेट बैंकिंग अलाउड नहीं है, NEFT या RTGS। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को उम्मीद है कि आप अपने चालान को ईजिली जनरेट कर सकते हैं और चालान जनरेट करने के बाद आप उसको NEFT या RTGS के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो खुद भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो बैंक के थ्रू भी पेमेंट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।